प्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप लोगों के लिए कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। लेखक के बारे में डिस्क्रिप्शन हम आपको एक पेज सेंड कर देंगे शाम तक, और पाठ क्या बता रहा है उसको हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ नाक शब्द आप जानते ही हैं कि ये सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम कौन था? ये एक अंग्रेज़ था, आप जानते ही होंगे। तो उसकी नाक यानी उसके सम्मान की बात यहाँ की गई है। नाक चूँकि सम्मान का प्रतीक है, सबके लिए सम्मान का प्रतीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या वर्णन किया गया है इसको आप सब लोग ध्यान से हमारे साथ देखिए। पेज सभी लोग ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 10 आपकी बुक का, जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। द्वितीय अपने पति, मैं यानी साथ, तो अपने पति के साथ, मैं यानी खुद होता है, अपने पति के साथ आने वाली थी, पधारने वाली थी यानी आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही यानी उन रानी के शासक रानी थी ना, तो उनके दौरे के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, इस बात को लेकर वो परेशान था। उनका सेक्रेटरी यानी जो सचिव था और शायद जासूस भी था, वो उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप में ये सभी देश हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो। तो इसका तूफ़ानी दौरा यानी जल्दी से आने वाला था। उसकी हाल जानने के लिए, उसका कि दौरे के समय कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो सारी व्यवस्था देखने आने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, रानी का आना कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी, है ना। फ़ोटोग्राफ़र तैयार थे फ़ोटो लेने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, यानी हर दूसरे दिन, कि आज ये वहाँ चल रहा है, आज वो वहाँ चल रहा है, आज रानी ने ये कहा वहाँ के दौरे के बारे में, आज उनके सचिव ने ये कहा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के अखबारों में निकलती थी, और उसकी कर्तन यानी उसका कटा हुआ भाग भारतीय अखबारों के पृष्ठों पर चस्पा मिलता था, है ना। जी, रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। ये अखबार में निकलता था कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड बहुत रुपए से ज़्यादा मूल्य की मुद्रा है, तो वहाँ चलती है इंग्लैंड में। तो उन्होंने बताया कि ये 400 पाउंड का बना है सूट, नीले रंग का। रानी एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है, उनके बारे में सब कुछ, कि वो कौन है, उनकी जन्म कुंडली, उनके और कौन कौन से लोग हैं। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, प्रिंस फिलिप कौन है उनके बारे में छपा। मैं तो आज उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। कह रहे हैं कि उसमें जो है उनके नौकरों, बावर्चियों, खाना बनाने वाले, उनके अंगरक्षकों, उनके खामशामों यानी कारिंदों की पूरी जीवनियाँ उसमें छपी, उनके जन्मपत्री में। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई, यानी नाक ऊँची करने के लिए सबके बारे में बताया गया कि वहाँ कौन कौन रहता है, क्योंकि वो रानी से जुड़े हुए लोग थे। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख
इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, है ना। यानी रानी के आने की खबर से हलचल मची हुई थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, अब देखिए यहाँ पर 400 पाउंड यानी 5,000 भारतीय रुपया, तो कह रहे हैं कि रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, पहले महायुद्ध में बावर्ची खुद उनके लड़े थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता क्या है? बेसाख्ता का अर्थ है स्वाभाविक रूप से, यानी प्राकृतिक रूप से मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुद ही रहमत, है ना। खुदा की रहमत यानी खुदा की कृपा है, रहमत यानी कृपा है, दया है कि वो हमारे घर आ रहे हैं। कौन? रानी एलिजाबेथ। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आपने एक गीत भी सुना होगा, आपके आने से, है ना। तो घर में कितनी रौनक है, ये सॉन्ग उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ एक शेर है, उन्होंने लिखा कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी उनके वो अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते क्या, नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली काया पलट यानी पूरा जो उसका क्षेत्र था, पूरी स्थिति थी, वातावरण था, इमारतें थी, सड़कें थी, नालियाँ थी, सब साफ़ सफाई होने लगी, सब चमकने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई मतलब उनको फिर से मरम्मत की गई, उनकी सड़कों की। बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई, है ना। साफ़ सफाई, उसमें जितने गड्ढे थे वो सब भर दिए गए, सड़कों को दोबारा मरम्मत उनकी कर दी गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, यानी नाजनीनों यानी जैसे कि कोमल स्त्री होती है, उस तरह की स्त्रियों की तरह उसने श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी यानी आई थी। क्या? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब क्या था ये बड़ी मुश्किल? नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। क्या मुसीबत थी? क्या है ये नाक? नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी सम्मान नहीं था। और वो भी किसकी नाक? जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। देखिए नाक के बारे में बताइए। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त, किसी समय आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, है ना। चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, है ना। अखबारों के पन्ने रंग गए थे इस खबर पर। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, ना। हटाई जाए या ना हटाई जाए, हमसे क्या मतलब। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, है ना। वो इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए, यानी कोई उसकी नाक काट सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, यानी जगह जगह पर ऐसे लोग थे, ऐसी मूर्तियां थी जॉर्ज पंचम की, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, है ना। उन मूर्तियों को हटा दिया गया अजायब घरों यानी जिम्नेजियम, है ना। कहीं कहीं तो
शाही लाटों, लाट यानी होता है मूर्ति, है ना, लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा, यानी छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, यानी किसी ने नाक गायब कर दी वहाँ से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कोई उसे जान नहीं पाया कि कौन ले गया। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी कि रानी आ रही हैं दौरे पर भारत के, और जॉर्ज पंचम की नाक, वो भी इंडिया गेट जहाँ पर आवागमन अधिक होता है, वहाँ ज़रूर रानी जाएंगी, तो क्या जवाब देंगे भारतीय उसका। तो इसलिए लोग परेशान थे। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह यानी खैर चाहने वाले, भलाई चाहने वाले लोगों की सभा बुलाई गई और मसला पेश किया गया। ये विषय पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर एक नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कह रहे हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है उनकी मूर्ति पर, तो नई दिल्ली की नाक कट जाएगी, यानी हमारा सम्मान भी चला जाएगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, है ना, राय मशवरा हुआ, विचार विमर्श हुआ, दिमाग खरोंचे गए, यानी दिमाग लगाए गए, लड़ाए गए। लोगों ने बहुत बुद्धि लगाई और यह तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, यानी वो वापस आनी चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, यानी पैसे की कमी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम यानी जो शासक थे, प्रशासक थे, नेता थे उस समय, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास, मतलब बेहोशी के कगार पर थे, बेहाल। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और आवाज़ दिया, नाक लग जाएगी। जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। ये जो मसला था, मामला था, ये हल हुआ कि कहाँ की थी, किस पत्थर से बनी थी। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, मतलब फाइलों को खंगाला गया। बहुत पुरानी फाइलों को कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ से आई थी, वो मूर्ति किस पत्थर की बनी थी। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, यानी मेरा जुर्म, मेरी जो मैंने गलती की है, मुझे माफ़ करिए। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी फ़ाइलों में कुछ शेष नहीं बचा है। अब नेक्स्ट पेज पे जाइए। कुछ नहीं बचा है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। जो शासक थे उनके चेहरे उड़ गए, उस चेहरे का रंग उड़ गया, उदासी छा गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसा क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा।
आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब आगे क्या है? यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। वो ढूंढने निकल पड़ा कि ये मूर्ति किस पत्थर की बनी है। कुछ दिन बाद वह हताश यानी निराश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, परेशानी एकदम दिखाई पड़ रही थी, साफ झलक रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा यानी कोना कोना खोज डाला, पर इस किस्म का, इस तरह का, इस जाति का, इस प्रजाति का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, यानी थोड़ा उत्साह में, थोड़ा गुस्से में आकर कहा, लानत है ना, धिक्कार है कि आपकी अक्ल पर, आपकी अक्ल यानी बुद्धि पर लानत है। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, यानी सब कुछ उनका हो चुका है। अब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है। तो बाल डांस यानी गोल चक्कर में जो लोग डांस करते हैं एक दूसरे को पकड़ के, उसे कहते हैं बाल डांस। कह रहे हैं वो तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए, यानी किसी दूसरे नेता की मूर्ति से नाक काट ली जाए। उसके कहने का अर्थ ये था। और किसके? भारतीय नेता के। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी कि चलो हल तो निकला। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने नाप लिया कि कितनी बड़ी नाक चाहिए। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काओसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। नेक्स्ट पेज। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, है ना, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। लाट शब्द बार बार आ रहा है। लाट का अर्थ होता है मूर्ति, ध्यान रखिएगा। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की यानी सुनाई। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। देखिए यहाँ पर व्यंग है अंग्रेज़ों के ऊपर भारतीय जनता का, है ना, कि सभी नेताओं की नाक जो थी वो बड़ी निकली। नाक यहाँ हम बता चुके हैं पहले, सम्मान और श्रेष्ठता का प्रतीक है किसी भी व्यक्ति के। तो यहाँ पर उस मूर्तिकार ने बताया कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उससे सभी की नाक ऊंची बड़ी ही निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुझलाने लगे, यानी सब तिलमिला गए। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। सोचिए, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए।
अब सबको छोड़ दिया तो बच्चों की नाक फिट कर रहे हैं, यह सोचकर, क्योंकि बच्चों की नाक छोटी होती है, नेताओं की नाक बड़ी निकली जॉर्ज पंचम से, तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चों की नाक चेक करते हैं। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, इत्र आदि लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सिर्फ सम्मान नहीं था, है ना, इज्जत नहीं थी उसकी, नाक, उस मूर्ति पर नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। हुक्कामों यानी शासकों, जो ऊंचे पद पर स्थित थे, जैसे आज पीएम होते हैं। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। देखिए यहाँ लास्ट में आया नाक कटाने वाली बात, यानी सम्मान चले जाने, इज्जत चले जाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी उसे पैसा चाहिए था, तो हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरतअंगेज यानी हैरत में डालने वाला, है ना, आश्चर्यचकित करने वाला दिमाग में उसके ख्याल आया। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उस समय जनसंख्या देश की 40 करोड़ थी, तो उसने कहा कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर वहाँ सेट कर दिया जाए, लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। ये आश्चर्यजनक बात सुनकर कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी कुछ भौचक्का हुआ, चौंका। फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, यानी आपकी सिर्फ आदेश चाहिए, आपकी सिर्फ अनुमति चाहिए। इजाज़त यानी अनुमति, स्वीकृति। कानाफूसी हुई, यानी कुछ धीरे धीरे कुछ कानाफूसी मतलब बातचीत हुई। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब नेक्स्ट पेज पे ये क्या होता है देखते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। अगले दिन और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। लगने से पहले मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, जिसमें बालू आदि जो कीचड़ आदि हो गया था उसको निकाला गया और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, है ना, हरी भरी बनी रहे। व्यंग है ये। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, यानी इस चेतावनी के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, जैसा कि ऊपर बताया गया, अखबारों में निकला। सब अखबारों में ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, क्योंकि नाक लगने के बाद पता तो चल ही जाएगा कि ये नाक कैसी है, पत्थर की। वो खबर पहले से चर्चा में थी, मामला पहले से चर्चा में था, तो लोगों ने, ये मीडिया से कुछ बचने वाला तो है नहीं, उन्होंने जान लिया कि ये नाक पत्थर की नहीं है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी।
किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, यानी कुछ भी नहीं हुआ था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत की, यानी वह भी मूर्ति की, पुतले की। तो एक के नाक के चक्कर में अपने देश की नाक कटवाने के लिए सब लोग तैयार थे। इस पाठ का यही सार है स्टूडेंट। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह सुनिए, वीडियो को अच्छी तरह देखिए, पाठ को समझिए और जो समझ में आए उसको कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसी है इसको भी कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। हमारे चैनल पर जाकर इस लिंक को देखिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।